करें इसका? यस मैम। हम 3 फंड के बारे में लास्ट वीक हमने उस पर डिस्कस किया था कि रेवेन्यू क्या होता है, रिसीप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सब डिस्कस कर लिया था। और हम सब कुछ किसके बिहाफ पे पढ़ रहे थे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे पढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट के पास 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड को हम लॉकर भी बोल सकते हैं। यस मैम। गवर्नमेंट का एक ये लॉकर है जिसमें वो पैसा रखता है। हमारे घर में भी तो होते हैं लॉकर, पैसा आता है तो हम वहां पे रख देते हैं। कंटीजेंसी फंड हमारा इमरजेंसी फंड होता है, सबके पास होता है, सबके पेरेंट्स रखते हैं, हम रखते हैं। तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी, तुम लोग भी रखते होगे कि ये पैसा इमरजेंसी के लिए कभी जरूरत पड़ेगी, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगी, उस पर खर्चा करना होगा तब यूज कर लेंगे। रखते हो कि नहीं रखते हो? यस मैम। हाँ भी बोल रहे हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हमारे पास अलग से पैसे हैं। पब्लिक अकाउंट, जो पैसा हमारे पब्लिक के लिए मतलब लोगों के लिए यूज होता है, है ना, जो पैसा लोगों के लिए यूज होता है। ठीक, इसकी बात समझ में आती है। पहले इमरजेंसी फंड था 500 करोड़, आफ्टर कोविड ये हो गया है 30,000 करोड़। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर अब आपका एमसीक्यू आता है कंटीजेंसी फंड कितना है तो क्या आंसर चलाओगे? 500 करोड़ की 30,000? 30,000 करोड़, क्योंकि वो तो उतना ही किया है ना, अब तो हमारा उससे मतलब नहीं है। मैंने बोला कंसोलिडेटेड फंड हमारा एक लॉकर होता है, यही बताया था। एक ये बड़ा लॉकर है, उसका कुछ पार्ट पब्लिक में आता है और कुछ पार्ट हमारा इमरजेंसी के लिए यूज होता है ना। पैसा आता भी इसमें ही है और जाता भी इसमें ही है। इसकी बात समझ में आती है? पैसा आता भी इसमें ही है और जाता भी इसमें ही है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड को मैं 3 पार्ट में अगर बात करूं तो क्या क्या होंगी? ऑल रिजर्व यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी बोरोड, चाहे वो पैसे ले रहे हो, चाहे रिसीव फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, रिसीव फ्रॉम द लोन, चाहे हमने पैसे लोन के थ्रू किए हो, बोरो किए हो, इस फंड में आ जाएंगे। मैंने यही लिखा था, क्रेडिट सारे इसी में होते हैं और डेबिट भी इसी में होते हैं। सारा पैसा आता भी इसमें ही है और जाता भी इसमें ही है। दूसरा है ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड, कंटीजेंसी पब्लिक अकाउंट, एक्सेप्ट कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट। कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट को अगर छोड़ दें, अगर इमरजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट को छोड़ दें तो सारे एक्सपेंडिचर इसी फंड से होते हैं। ठीक, लेकिन ये फंड हम ऐसे ही तो यूज कर सकते हैं, हम कंटीजेंसी फंड ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। तो इसका विड्रॉल की हमें पहले से ही प्रायर विड्रॉल करने के लिए प्रायर हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। कहां से अप्रूवल लेना पड़ता है? पार्लियामेंट से। बात समझ में आ रही है? इस पैसे को यूज करने के लिए हमें कहां से अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट से। प्रायर का मतलब होता है पहले, इसका क्या मतलब होता है? पहले। तो हमें पहले कहां से अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? नोट्स में लिखा हुआ है तो तीनों पॉइंट्स में लिख नहीं रही हूँ, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? हमें जो भी पैसा आएगा या जो जाएगा वो इसी फंड से जाएगा, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे इसी फंड से होंगे। हमें जो पैसा इसमें से यूज करना है वो हमें प्रायर बेसिस पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आती है बात समझ में? लिख रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, जल्दी लिखो। कंसोलिडेटेड फंड समझ में आ गया? यस मैम। मैंने बोला कंटीजेंसी फंड कंसोलिडेटेड का ही कुछ पार्ट होता है। इतनी बात तो समझ में आती है? पहली बात, पहले 500 करोड़ था, आफ्टर कोविड 30,000 करोड़ हो गया है। ठीक, दूसरी बात,
इस फंड से पैसे निकालने के लिए हमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूटली अप्रूवल चल जाएगा, सब्सिक्वेंटली अप्रूवल चलेगा। मतलब आप बाद में भी बताओगे तो चलेगा। जैसे मान लो अभी बाढ़ आने वाली थी, उसके लिए अगर हमने कुछ पैसे निकाल के रखे, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे निकाल लिए, तो वो अगर पहले पूछने जाएंगे फिर अप्रूवल लेंगे तब तक तो लोग मर जाएंगे। उसमें से वो पैसा यूज कर लेते हैं और बाद में वो पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। आपको कंसोलिडेटेड से यूज करने के लिए प्रायर चाहिए और ये सब्स्टिट्यूटली है। आती है बात समझ में? भूमि बात समझ में आती है? तीसरी बात, आप इस फंड से जो भी पैसा निकालते हो, इस फंड में से जो भी पैसा निकालते हो आपको रिटर्न करना पड़ता है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पैसा निकाला वो आपको रिटर्न करना पड़ता है। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड से, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। आपको पूछना नहीं है, पैसे निकाल लिए, यूज कर लिया, लेकिन जितना पैसा निकाला उतना वापस करना पड़ेगा इस लॉकर से, क्योंकि पैसा तो यहीं आ रहा है ना, और कहीं तो आ ही नहीं रहा। जब आ यहाँ से रहा है तो जाएगा भी तो यहीं से ही। गॉट इट? आती है ये वाली बात समझ में? मैंने कौन कौन से 3 बात बताई कि इमरजेंसी फंड होता है। 500 करोड़ था, अब 30,000 करोड़ हो गया है। तो अगर एमसीक्यू आता है तो 30,000 करोड़ दिखाएंगे, है ना। फिर एनी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमारा रिक्वायर्ड है तो हमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट अप्रूवल से काम हमारा चल जाएगा फ्रॉम दी पार्लियामेंट। कहां से चाहिए? पार्लियामेंट। विथड्रॉल रिटर्न फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड, है ना। हमें जो भी पैसा हमने निकाला वो हमें रिटर्न करना है इस फंड में, लेकिन कहां से रिटर्न करेंगे? कंसोलिडेटेड फंड से रिटर्न करेंगे। आती है बात समझ में? यस मैम। कुछ पूछना है मेरे से इतने में? नो मैम। नोट करो जल्दी से, तो फिर मैं पब्लिक अकाउंट बताऊंगी। पब्लिक अकाउंट, उसके बाद है पब्लिक अकाउंट। मैंने पब्लिक अकाउंट में क्या बोला? पब्लिक अकाउंट जो होता है वो पब्लिक के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है। तो फंड नॉट बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग। पहला पॉइंट तो, क्योंकि वो यूज ही लोगों के लिए हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए तो है ही नहीं। इसमें गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे लिख दूं इसके पॉइंट, इसमें जो गवर्नमेंट है वो बैंकर का पब्लिक अकाउंट, मैंने बोला लोगों के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता। इसमें गवर्नमेंट बैंकर की तरह रोल प्ले करती है, लाइक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हमारा गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन गवर्नमेंट यूज तो नहीं कर सकती उसे, नहीं यूज कर सकती ना। लेकिन अगर इन केस गवर्नमेंट इस पैसे का यूज कर ले, अगर गवर्नमेंट इस पैसे का यूज कर ले तो दे हैव टू पेड बैक इन सम टाइम, कुछ समय में उन्हें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो पैसा उनका नहीं है ही नहीं किसका वो पैसा। अगर मैं तुमसे पैसे ले लूं, तुम्हारा मान लो केविन ने कहा कि मैम मेरे को बाइक खरीदनी है, आप मेरी थोड़ी थोड़ी सेविंग अपने पास रख लो। ठीक, मैंने वो सेविंग अपने पास रख ली। अब केविन ने क्या सोच के मुझे वो पैसे दिए होंगे कि मैम ये पैसे संभाल के रख रही है, ये सोच के तो नहीं दिए होंगे कि वो खर्च कर देगी। यही तो सोच के दिए होंगे केविन ने कि मेरे को बाइक खरीदनी है, अगर मैं घर में रखूंगा या अपने पास रखूंगा तो पैसा खर्च हो जाएगा, पैसे की मैं मैम के पास रखवा देता हूँ, राइट। अब वो पैसा मेरे पास रखवा दिया तो क्या मुझे उसे यूज कर लेना चाहिए? क्योंकि पैसा तो केविन का है, मैं तो यूज नहीं कर सकती। लेकिन इन केस मैंने अगर उसे यूज कर लिया, मैंने उस पैसे को उठा के यूज कर लिया, तो वो पैसा मुझे वापस वहीं की वहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा केविन का है। तो केविन का है तो केविन को ही वापस मिलेगा। यस सर। अब आती है ये वाली बात समझ में? यस सर। पक्का? हाँ जी। Expenditure from the public account not required any approval,
अप्रूवल, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए था, इसमें सब्स्टिट्यूटरी अप्रूवल चाहिए था, यहाँ पे कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई भी पैसा यूज कर लोगे तो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम। For this fund government has to present government receipt and expenditure, कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आया आपको वो दिखानी पड़ेगा। तीनों अकाउंट समझ में आते हैं? यस मैम। पक्का? कुछ पूछना है इन अकाउंट्स में तो पूछो। थोड़ा सा पार्ट और रह गया, बस 3 बिल, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ लो, लिखना है तो लिख लो, लिखो फटाफट। रद्द कर दें? यस मैम। एक बार रिवाइज करो इसे शॉर्ट में कि समझ में आ गया है, जल्दी बोलो। मैम करा दो। चलो चलो ठीक है, जल्दी से रिवाइज करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई फालतू का सवाल नहीं पूछेगा, बीच बीच में नहीं टोकेगा कोई भी। 3 तरह के फंड हमने पढ़े हैं अभी, गवर्नमेंट इसमें पैसा लाती है और निकालती है। कौन कौन से थे? कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड को मैंने बोला लॉकर, हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? तिजोरी। इसमें पैसा आता भी है और जाता भी है। हमारी इनकम जब आती है तो हम भी तो अपने बैंक में रख देते हैं या अपने घर के लॉकर में रख देते हैं, जब पैसा चाहिए होता है उसी में से निकाल लेते हैं। उसका ही कुछ पार्ट, मैं अपनी इनकम का ही तो कुछ पार्ट इमरजेंसी फंड में रखती हूँ, वैसे ही गवर्नमेंट भी रखती है कंसोलिडेटेड फंड का कुछ पार्ट, वो इमरजेंसी में रख देती है और इसी का ही कुछ पार्ट पब्लिक अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है हमारा, सारे एक्सपेंडिचर यहीं से होते हैं हमारे, लेकिन इस पैसे को खर्च करने के लिए हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रायर बेसिस पे। प्रायर का मतलब पहले ही लेना पड़ेगा हमें अप्रूवल। इतनी बात समझ में आती है? सारा पैसा हमारा यहाँ पर है, लेकिन इस पैसे को खर्च करने के लिए हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले। ठीक, इसमें कुछ नहीं है डाउट। अब उसके बाद आते हैं कंटीजेंसी फंड, इसका तो नाम ही है इमरजेंसी फंड। पहले ये 500 करोड़ था, आफ्टर कोविड वो 30,000 करोड़ हो गया है। हमारे एमसीक्यू में जब भी आएगा तो हम 30,000 करोड़ लिखेंगे। इसमें हमें पहले अप्रूवल चाहिए, इसमें हमें बाद में भी हम अप्रूवल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले ही अप्रूवल ले, इसमें हम बाद में भी अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन इस फंड से हम जितना पैसा निकालते हैं वो पैसा हमें इसको रिटर्न करना पड़ता है। अगर हम इस पैसे को रिटर्न कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे? अलग से तो कोई हमारे पास आ नहीं रहा है कुछ, तो कंसोलिडेटेड फंड से ही रिटर्न कर देंगे, तो ये रिटर्न फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड हो जाएगा। यस मैम। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पब्लिक अकाउंट। ये अकाउंट गवर्नमेंट के लिए है ही नहीं, ये गवर्नमेंट यहाँ पे बैंकर के रोल प्ले करती है ना, कि मेरे पास किसी ने अपना पैसा रखवाया है, जब उसे जरूरत होगी वो ले लेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिखा, हम यहाँ पे स्मॉल सेविंग भी लिख सकते हैं, है ना, अपनी सेविंग भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 3 अकाउंट है, ये बात याद रखना है। पहले में प्रायर हमें अप्रूवल चाहिए, इसमें हम बाद में भी ले सकते हैं सब्सिट्यूट अप्रूवल, और यहाँ पे हमें अप्रूवल की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमने इस पैसे को कुछ इस्तेमाल कर लिया तो हमें वो पैसा कुछ टाइम में वापस देना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आती है सारी बातें? कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो, नहीं है दिक्कत तो मैं इसे रब करके आगे बढ़ जाऊं। इनके पास मैंने बोला गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, और वो कहाँ से खर्च करेगी? कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करेगी, है ना। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ऐसे तो आके हर कोई पैसा निकाल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, हर कोई पैसा नहीं निकाल सकता। उसको पहले डिमांड फॉर ग्रांट देना पड़ता है, डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट मीन्स पैसा,
पैसा दे दो, वो पैसा मांगेगी गवर्नमेंट से, पैसा दे दो। आर्टिकल कौन सा है ये? 113। 112 में क्या था हमारा? 112 में क्या था? जल्दी बोलो। बजट था। 112 में हमारा बजट था। 113 में क्या आ गया? डिमांड फॉर ग्रांट, है ना। गवर्नमेंट हमको यहाँ से गवर्नमेंट से हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे पैसा लेना है तो हमें ग्रांट लेना है ना। डिमांड करनी पड़ेगी कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो हमें अगर किसी से भी कुछ पैसा चाहिए, हमें एक एस्टिमेट बताना पड़ेगा। मुझे अगर किसी से, मैं अपने घर वालों से पैसे मांगूंगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरा इतना खर्चा है, तो वो मेरे से एस्टिमेट मांगेंगे ना। मान लो कि तुम्हें, अब मैं बाइक का एग्जांपल ले लूंगी, नहीं मैं बिल्कुल बाइक का एग्जांपल ही लूंगी। मान लो बर्थडे है, ठीक, तुमने बोला मुझे घर में, बोला तुमने जाके कि मुझे पार्टी देनी है, ठीक, तो वो तुमसे पूछेंगे ना कितने दोस्त हैं, कहाँ पार्टी दोगे, क्या होगा, एस्टिमेट मांगेंगे ना खर्चे का, तभी तो पैसे देंगे। तो एस्टिमेट मांगना होता है, एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर, खर्चे का ही तो एस्टिमेट मांगेंगे, कंसोलिडेटेड फंड का मांग लेंगे कुछ भी, है ना। इसके लिए भी हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहाँ से? लोकसभा से। कहाँ से लेना पड़ेगा? लोकसभा से। इतनी बात समझ में आती है? It include provision with the respect of revenue and expenditure or capital expenditure, grant to state और union territory। चाहे किसी को भी पैसा चाहिए हो, किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए उसे पैसा मांगना पड़ेगा। कहाँ से? लोकसभा से प्रायर नोटिस देते हुए। एक डिपार्टमेंट एक ही बार डिमांड कर सकता है, एक डिपार्टमेंट एक ही बार डिमांड कर सकता है। वन डिमांड फॉर द ग्रांट फॉर ईच मिनिस्ट्री, वन डिमांड फॉर ईच मिनिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। अरे यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री बड़ी है, लार्ज स्केल पर है, तो वो एक से ज्यादा बार डिमांड कर सकती है, मोर देन वन टाइम। अब पूछो कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है? रेलवे। हमारा रेलवे काफी बड़ा है। यस मैम। तो रेलवे हमें एक बार से ज्यादा मांग सकता है, लेकिन रूल ये कहता है, ये तो एक्सेप्शन है, मैंने बोला हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री आके मेरे से बार बार पैसा डिमांड नहीं करेगी कंसोलिडेटेड फंड पे, लेकिन एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। जो भी लार्ज मिनिस्ट्री है या लार्ज डिपार्टमेंट है, वो हमसे आके एक बार से ज्यादा पैसा मांग सकता है। तो समझ में आता है डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? हम डिमांड कर रहे हैं किसकी? पैसे की। पैसे दे दो भैया, तभी तो मिनिस्ट्री चलेगी, वरना पैसे हमारा डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? एजुकेशन डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? पैसा ही नहीं होगा तो। पैसा चाहिए तो कहाँ से अप्रूवल चाहिए? लोकसभा से चाहिए। हमें उसके लिए उसे अपने खर्चों का एस्टिमेट भी बताना पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए। आती है बात समझ में? लिखना है ये सब जल्दी। पानी पी लें थोड़ा सा। अब जो पैसा हमने यहाँ से डिमांड किया और जो अप्रूव हो गया, अप्रूवल मिल गया जैसा, उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एज सिंपल एज दिस, इन सिंपल वर्ड्स, एप्रोप्रिएशन बिल। जो पैसा हमने यहाँ पे डिमांड किया था और जिसका अप्रूवल मिल गया, ऐसा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो हमें पावर देता है विड्रॉ करने का फंड। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से। इट गिव्स द पावर। कलर दूसरा चेंज करें, कौन सा कलर से लिखूं? पर्पल से लिखूं? पावर देता है हमें
gives power to withdrawal fund from consolidated fund, क्योंकि हमने यहाँ पे डिमांड करी थी, यहाँ पे हमें अप्रूवल मिल गया, तो हमने पैसा निकाल लिया फॉर द मीटिंग द एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने खर्चों के लिए तो मांगे थे, फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने डिमांड करी, यहाँ पे हमें पैसा मिल गया। आखिरी टॉपिक है हमारा फाइनेंस बिल, उसका देखिए छोटे छोटी लाइनर है, वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल या मनी बिल, फाइनेंस बिल या मनी बिल, ये लिख लिया है ना आप लोगों ने? डिमांड और ग्रांट वाला रब कर दूं इसे? यस मैम। फाइनेंस बिल, मनी बिल, एक ही बात है, अगर दोनों एक ही नाम से आ जाए तो चल जाएगा। फाइनेंस बिल या मनी बिल डिफाइन इन आर्टिकल 110 में, जिसमें डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे नए टैक्सेस आते हैं या टैक्सेस में मॉडिफिकेशन होता है, एड न्यू टैक्सेस और मॉडिफिकेशन, मतलब रेट्स में ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम वो यहाँ पर करते हैं, या कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं रेट्स के साथ और कंटिन्यू विद सेम रेट। अगर हम सेम रेट के साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आता है, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपने ऐड नया क्यों किया, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, सेम रेट पर हो तो हम क्यों उसी पर है, तो ये यहाँ पे हमारा टैक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है। मैम जैसे सारे टैक्सेस हटाने के बाद जीएसटी आया था तो वो भी इसमें ऐड हुआ था। हमारा टैक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस बिल को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? लोकसभा में। कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? लोकसभा में। जब मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, उसके 75 दिन में 75 डेज में, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 75 डेज बिल विल बी अप्रूव्ड। अगर अप्रूव हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो बिल निल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। 75 दिन के अंदर उस बिल को अप्रूव होना जरूरी है, मस्ट बी अप्रूव्ड इन विद इन 75 डेज विद द इंट्रोडक्शन, है ना? जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तब से 75 दिन के अंदर वो बिल इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। आते हैं तीनों बिल समझ में? कौन कौन से बोले मैंने? डिमांड फॉर ग्रांट। वहां पे हम पैसों की मांग करते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना खर्चा करने के लिए, आर्टिकल 113 में आता है, ठीक है? उसके बाद जो पैसा मैंने यहाँ पे मांगा और उसमें से जो पैसा अप्रूव हो गया, या तो पूरा का पूरा होगा या कुछ पार्ट होगा, जितना भी अप्रूव होगा वो एप्रोप्रिएट बिल में आ जाएगा और हमारे पास वहां पे पावर होती है पैसा विड्रॉल करने की कंसोलिडेटेड फंड से। इतनी बात समझ में आती है? अब हमें टैक्स स्ट्रक्चर बनाना है कि हमारा कौन सा नया टैक्स लगना चाहिए, या किसी टैक्स में रेट्स अप डाउन होने चाहिए, या उसी रेट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो सब किसमें आता है? मनी बिल में या फाइनेंस बिल में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 110 आर्टिकल में आता है ये हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। 75 दिन के अंदर इस बिल का अप्रूव होना मैंडेटरी है, अगर नहीं होता है तो ये बिल निल हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम।
कोई बात इसमें कोई डाउट है? नो मैम। अब एक दो पॉइंट है वो आप सबके नोट्स में, अपने अपने नोट्स में एक बार देखिए। फर्स्ट है, नोट्स मैंने आप सबको दिए हुए हैं, एक बार देखो। फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन, फरवरी में हुआ था, 18 फरवरी ऑफ 1869। ठीक, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ये बात सबको पता है ना। इंडियन बजट वाज इंट्रोड्यूस कब हुआ था? अप्रैल 7 को 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स तो समझ लिए, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था मिस्टर आर के चंद्रमुखम चैटर्जी, नवंबर 26, 1947 में। From 1955 or 56 budget start getting printed both language, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता था। ठीक है। Which are two finance minister who did not present any budget? KC Mathew और HN भगोना। The record present maximum number of budget किसने करे? श्री मोरारजी देसाई ने करे, 10 बजट प्रेजेंट करे उनने। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। पहले बजट हमारा शाम को 5 बजे आता था, अब सुबह 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। मेरी तरफ से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं अभी यहीं पे